बढ़, हम इसे बल लगा रहे हैं बढ़ जा रहा है, लेकिन छोड़ दे रहे हैं तो फिर वापस आ जा रहा है। बल लगा दे रहे हैं क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, छोड़ने पे क्या हो रहा है, वापस अपनी स्थिति में आ जा रहा है। ठीक, तो वो छोड़ने के बाद वापस अपने स्थिति में आ जाने का गुण ही क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। तीन प्रकार की बॉडी होती है। पहले जैसे रिजिड बॉडी, जिसमें बल लगाने पर उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन न हो, जैसे इससे क्या हम बल लगा रहे हैं और ये परिवर्तित नहीं हो रहा है। दूसरा हमारे पास प्लास्टिक, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लास्टिक है, अगर इसको हम खींच दे रहे हैं तो बढ़ तो गया, बट छोड़ने पर वापस नहीं हो रहा, इतना बड़ा हो गया, और खींचने और बढ़ गया, छोड़ने पे इतना ही बड़ा रह गया। तो ये होता है प्लास्टिक। और एक होता है इलास्टिक, जैसे रबड़ हो गया। ठीक, मेरे पास गुब्बारे का रबड़ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच दे रहे हैं, बड़ा हो जा रहा है, छोड़ दे रहे हैं तो फिर अपने अवस्था में आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली हम लोग आज पढ़ते हैं, चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। ध्यान से लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, एक्सेस पढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग आज फिजिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत ही बारीकी तरीके से पढ़ाएंगे। फिजिक्स में आपको ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा जो आपको पूछने के लिए प्रेरित हो, सब पूरा ऑल टू ऑल डाउट आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी, दैट मीन्स प्रत्यास्थता। प्रत्यास्था क्या होता है, प्रत्यास्था होता है कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, जैसे क्या होता है कि उनको अगर हम आकार और आकृति में परिवर्तन करना चाहें, जैसे अगर रबर हमारे पास हो, उसको हम खींचेंगे क्या होगा, बढ़ जाएगा, और छोड़ दें तो अपनी अवस्था में आ जाए, तो उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाए और बल हटा लेने पर वापस लौट आए, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था बोलते हैं। ठीक, बल लगाने पर आकार में परिवर्तन हो जाए। ठीक, आकार में परिवर्तन, बल हटाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, अपनी अवस्था में आने का जो गुण होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रत्यास्था कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी बॉडी होती है, कितने प्रकार की बॉडी होती है, उसको इंटरचेंज किया गया है। पदार्थों का वर्गीकरण, इन पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं आसानी तरीके से। हेडिंग मेरे पास, चलिए देखिए इसमें जैसे पहला आता है रिजिड बॉडी, जिसका मतलब होता है दृढ़ पिंड। दूसरा प्लास्टिक, इसका मतलब होता है अप्रत्यास्थ। और तीसरा होता है इलास्टिक, इसका मतलब होता है प्रत्यास्थ। ठीक, तो रिजिड बॉडी क्या होता है, बताया था कि ऐसे बॉडी जिसमें हम आकार, जिसके आकार आकृति में परिवर्तन करना चाहें और उसका आकार आकृति परिवर्तित न हो। जैसे मार्कर को हम खींचेंगे, बढ़ेगा नहीं, इसको दबाएंगे, छोटा होगा नहीं, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक, दृढ़ पिंड, जिसके आकार आकृति में परिवर्तन न हो, जिसके आकार आकृति में परिवर्तन न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पिंड बोलते हैं। ठीक, अप्रत्यास्थ क्या होता है, आकार बदल देने, कुछ ऐसी बॉडी होती है जिसको हम खींचते हैं तो उसका आकार तो बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने पर अपनी अवस्था में वापस नहीं आता है। आकार बदल देने पर पुनः अवस्था में नहीं आता है, पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यास्थ बोलते हैं। और प्रत्यास्थ का मतलब आकार परिवर्तित करने पर फिर बल हटा लेना, ठीक है, पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बॉडी बोलते हैं। ठीक, और इसे पुनः अपनी अवस्था में आज लौट कर आ जाने का जो गुण होता है उसी को तो हम प्रत्यास्था कहते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यास्था की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है,
लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। जैसे क्या है ना कि अगर हम किसी प्रत्यास्थ पिंड को अगर उसके आकार आकृति में परिवर्तित करते हैं तो एक निश्चित आकार तक वो बढ़ता है, उससे अगर हम ज्यादा खींच देंगे ना तो वह अपनी पुनः अवस्था में वापस नहीं आ पाता है। तो जहां तक वह वापस लौट आता है, ठीक है, वह स्थिति जहां तक वह वापस लौट आए उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। जैसे स्प्रिंग है, इसको खींचेंगे कुछ यहाँ तक बढ़ेगा, ठीक, बट अगर उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे तो अपनी अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसे ज्यादा खींच देंगे तो क्या अपनी अवस्था में आएगा, नहीं आएगा। तो जहां तक वापस लौट आता है उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा। जहां तक पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए वही सीमा जो होती है, जहां तक खींच कर छोड़ने पर अपनी अवस्था में वापस आ जाए, वही सीमा क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबल, स्ट्रेस क्या होता है। प्रतिबल बताया जाता है कि अगर हम किसी भी प्रत्यास्थ पिंड पे बल लगाते हैं तो उसके आकार आकृति में परिवर्तन होता है, तो उसके आंतरिक प्रतिक्रिया कारण जो उस पर बल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। एकांक लंबाई पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया, आंतरिक प्रतिक्रिया जो बल होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक। दैट मीन्स S इक्वल टू F अपॉन A, ये इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल का। इसको हम बारीकी तरीके से और भी समझ सकते हैं, आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो देखिए जो प्रतिबल होता है वह भी हमारा 3 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है तनन का प्रतिबल, दूसरा होता है संपीड़न, और तीसरा होता है अपरूपक। तनन का प्रतिबल का मतलब अगर हम कोई पिंड पे ऐसे बल लगाएं कि उसकी केवल लंबाई में परिवर्तन हो, केवल क्या हो, लंबाई में परिवर्तन हो, तो वहां पे जो प्रतिबल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, तनन प्रतिबल बोलते हैं, ठीक। और संपीड़न का मतलब जिसके आयतन में परिवर्तन हो, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बदल। जैसे इसमें कोई रबड़ है या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींच दे रहे हैं और स्प्रिंग क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो वहां पे जो प्रतिबल लगेगा वो तनन हो जाएगा। आयतन में कैसे गोलाकार कोई वस्तु उसको खींच देंगे, उस पर दाब लगा देंगे, थोड़ा उसका आकार बढ़ जाएगा तो आयतन प्रतिबल हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन हो। और अपरूपक में आकृति उसकी बदल जाए। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, अगर उसमें हम स्पर्श रेखी बल लगाएं तो वह कुछ इस प्रकार से लंबस में परिवर्तित हो जाता है। तो जो वहां पे हम बल लगाते हैं, जो प्रतिबल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरूपक प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नोट बनाने के लिए आपको काम देगा। चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है, विकृति, ठीक है। स्ट्रेन विकृति बताया जाता है कि किसी भी पदार्थ को अगर हम उसके आकार आकृति में परिवर्तन करते हैं तो उसमें होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, पदार्थ में भिन्नात्मक परिवर्तन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं, ठीक है। जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। यह भी 3 प्रकार का होता है। पहला जैसे मैंने बताया था कि तनन, दूसरा आयतन
और तीसरा अपरूपक। इस तरीके से 3 प्रकार की विकृति होती है। अगर केवल लंबाई में परिवर्तन हो जाए, जैसे हम किसी रबड़ को खींच रहे हैं, ठीक, कोई रबड़ है, इतना बड़ा उसको खींच दिया, इतना बड़ा हो गया, तो तनन विकृति होता है। अगर कोई आयतन में अगर किसी की विकृति हो, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में अगर परिवर्तन हो, जैसे कोई घन है, अगर उस पर हम बल लगा दें तो उसका अगर आकृति कुछ बदल जाए, ठीक है, तो वहां पे आयतन विकृति होता है। और अपरूपक विकृति का मतलब केवल रूप में परिवर्तन हो जाए। जैसे पहले कोई आयत है, हमने उसको स्पर्श रेखी बल लगाया, वह रोम्बस में परिवर्तित हो गया, तो हम जो विकृति होती है उसको हम अपरूपक विकृति कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हुक का नियम। हुक का नियम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हुक्स ने बताया था कि अगर हम किसी भी पिंड के आकार आकृति में अगर परिवर्तन करते हैं, उसमें बल लगाते हैं, तो उसमें जो होने वाला विकृति होता है वो उस पे लगाया गया क्या होता है, प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स कोई भी पिंड, जैसे रबड़ है, तो मान लो मेरे पास ये रबड़ है, हम इस पे जो बल लगा रहे हैं ना, जो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा किस पे डिपेंड करेगा, बल पे। बल कम लगाएंगे तो कम लंबाई में परिवर्तन होगा, अधिक बल लगाएंगे तो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, तो यहां से जब हम प्रोपोर्शन हटाते हैं तो प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति होता है। अब यहां से अगर हम E का मान निकालते हैं तो E बराबर हो जाता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, जहां पे E जो होता है हमारा वह प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक, यानी प्रत्यास्थता गुणांक बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। ठीक, यही हमारा हुक के नियम है। अभी जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है 3 प्रकार का होता है। एक यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। अब इन तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जैसे हमने लिखा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, बताया जाता है कि अगर हम किसी भी बॉडी में इस प्रकार से अगर बल लगाएं कि केवल उसकी एक रेखिक विकृति हो, मतलब केवल अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब केवल उसकी लंबाई में परिवर्तन हो, ठीक है, अगर लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में मैंने बताया कि केवल लंबाई में अगर परिवर्तन हो, केवल लंबाई में परिवर्तन हो। और अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, बल लगाने पर केवल लंबाई में विकृति हो, परिवर्तन, केवल लंबाई में परिवर्तन हो। तो जो हम विकृति, जो उसमें लंबाई विकृति होती है उसे हम अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। इसके मतलब हो गया कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है लघु विकृति के अंतर्गत इसको डिफाइन किया जाता है कि किसी भी पिंड के अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको फिर से समझिएगा, यंग प्रत्यास्थता क्या होता है, बताया था कि अगर हम किसी बॉडी पे इस प्रकार से बल लगाएं तो उसमें केवल एक रेखीय परिवर्तन हो, बस केवल लंबाई में परिवर्तन हो। ठीक, तो जो प्रतिबल होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है, जो विकृति होता है वो अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। तो सिंपल से इसकी परिभाषा हो गया कि लघु विकृति के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। जैसे कोई मान लीजिए कोई रबड़ है, इसकी लंबाई स्टार्टिंग में L है, बल लगा दिए तो इसकी लंबाई बदल करके L प्लस डेल्टा L हो जाता है ना, कुछ इतना बढ़ जा रहा है, डेल्टा L बढ़ गया। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है,
बल बटे क्षेत्रफल। विकृति क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, y बराबर एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये हमारा एम प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है। या फिर एफ की वैल्यू एम जी एल इंटू, अगर तार लिया जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है। तो यहाँ से एक और फिर फार्मूला यहाँ से हमें मिल सकता है, y बराबर एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक, ये होता है हमारा एम प्रत्यावस्था। दूसरा आयतन प्रत्यावस्था। आयतन प्रत्यावस्था क्या होता है? सिंपल सा, अगर हम किसी पिंड पे ऐसे बल लगाएं कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, आयतन मतलब क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में परिवर्तन हो। जैसे कोई घन है, अगर इस पर हम बल लगा दें तो इसकी लंबाई चौड़ाई अगर तीनों थोड़ा बदल जाए, कुछ ऐसे हो जाए, तो वहां पे जो प्रतिबल लगाते हैं उसको हम लोग अभिलंब प्रतिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिबल। और अभिलंब विकृति, जो उसमें परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे अभिलंब विकृति। तो अभिलंब प्रतिबल और अभिलंब विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यावस्था गुणा। ठीक, प्रतिबल जो होता है बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति जो होता है डेल्टा भी। यहां से b बराबर हो जाएगा f इंटू वी बटा a इंटू डेल्टा बी। यहां से मिल जाएगा। तीसरा हम होता है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अगर हम किसी पिंड पे इस प्रकार बल लगाएं कि उसका केवल आकृति परिवर्तित हो तो उसे हम बोलते हैं अपरूपक प्रतिबल। अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपक विकृति। मैंने बोला कि अगर केवल उसकी आकृति बदलता है तो जो प्रतिबल होता है उसके क्या बोलते हैं? अपरूपक प्रतिबल, और जो विकृति होती है उसे अपरूपक विकृति बोलते हैं। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा होगी कि लघु विकृति के अंतर्गत, या फिर अगर जो हम चेंजिंग कर रहे हैं वो थोड़ा स्मॉल हो तो लघु विकृति के अंतर्गत अपरूपक प्रतिबल और अपरूपक विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं? दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। जैसे कोई बुक है, मैंने बताया कि अगर कोई बुक है, जैसे पहले वह आयताकार है, बल लगा दे रहे हैं चतुर्भुज की तरह हो जा रहा है, इसमें तो कोण में थीटा का चेंजिंग हो रहा है, इसको ईटा से दिखाते हैं। ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए बटे थीटा। इसका मतलब ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा। ये हो जाता है हमारा दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, इसमें एक टॉपिक सबसे जबरदस्त है, उसको हम लोग जरूर देखेंगे। ठीक, मैक्सिमम बात पूछा जाता है कि पायसन अनुपात से क्या समझते हैं। ठीक, पायसन अनुपात देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पायसन, जैसे अभी हमने बताया कि अगर किसी भी पिंड पर बल लगाए तो उसके केवल लंबाई में अगर परिवर्तन हो तो वहां पे जो बल लगाते हैं उसको हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। जो विकृति होता है अनुदैर्ध्य विकृति होता है। बट पायसन ने इसको मानने से इनकार कर दिया कि अगर हम किसी भी पिंड को बल लगाना, उसकी अगर आकृति में परिवर्तन हो जाए, मतलब उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई तार है, इसका एक छोटा सा भाग ले रहे हैं, इतना मोटा तार होता नहीं, बट एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाने के लिए बताया जा रहा। अगर हम इसको खींचेंगे, इसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। तो लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा? चौड़ाई भी इसका कुछ कम होगा ना। ठीक, तो जो लंबाई में परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति। बट इसके व्यास में, चौड़ाई में जो कमी होती है उसको बोलते हैं पार्श्विक विकृति। तो पायसन नहीं बोला था कि जब हम किसी रबड़ को खींचते हैं तो उसकी लंबाई तो बढ़ती है लेकिन उसकी चौड़ाई भी क्या होती है? घटती है, जिसे हम पार्श्विक विकृति कहते हैं। तो इनके आधार पे
बताया गया कि पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात हमेशा नियत होता है, मतलब जितना अधिक हम उसको खींचेंगे उतना ही उसके चौड़ाई में कमी होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पायसन अनुपात। सिग्मा इक्वल टू, अगर पार्श्विक विकृति को डेल्टा डी बटे डी से दिखाया जाए, अनुदैर्ध्य विकृति को डेल्टा एल बटे एल से, तो सिग्मा इक्वल टू डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डी इंटू डेल्टा एल, यह होता है पायसन अनुपात। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपनी बेस शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।